तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इनिशिएटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी नेशनलिज्म की शुरुआत, राष्ट्र भावना की शुरुआत हमने यूरोप में तो देख ली थी कि यूरोप में कैसा हुआ था नेशनलिज्म। अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया में कैसे हुआ, कि जो लोगों में थी, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो हमारे अंदर वो राष्ट्र भावना की कैसे जागी और कैसे हमने यहाँ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लाया। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब ब्रिटिश ने जगह जगह अपनी कॉलोनीज बसाई थी, तो उनकी कॉलोनीज को कैसे हमने हटाया और अपना राज यानी हमने डेमोक्रेसी कैसे स्थापित की। द कांग्रेस अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने क्या किया कि मूवमेंट को एक साथ स्टार्ट करने की कोशिश की, ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, लोग ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स में मूवमेंट हो। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन वही हुआ जो हमेशा से होता आया है कि जो यूनिटी है वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के इमर्ज नहीं हुई, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो मतभेद थे उनके बिना यूनिटी नहीं आई। उसके बाद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कब हुआ? 1914 में। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन वो सब हम इसमें देखेंगे। नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एराज इन 1919 एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। तो नेशनलिज्म क्या हुआ? स्प्रेड होने लगा नए एरियाज में। कब? 1919 में। और जब न्यू सोशल ग्रुप्स डेवलप होने लग गए, नया मोड ऑफ स्ट्रगल आने लगा। महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो महात्मा गांधी कहाँ से इंडिया आ गए? महात्मा गांधी लंदन से इंडिया आ गए, यानी वो पढ़ने गए थे, साउथ अफ्रीका भी वहां से गए, तो वहां से वो वापस आ गए। अपनी उन्होंने जो वकालत की डिग्री थी वो वहां से ले आए, लो उन्होंने पढ़ लिया था। तो उन्होंने क्या हुआ, वहां से आइडिया ऑफ सत्याग्रह वो लेके आए। कहाँ से लेके आए? जो साउथ अफ्रीका में उनके साथ जो हुआ, जो उन्होंने देखा, तो वहां से वो सत्याग्रह का मूवमेंट लेके आए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सच की ताकत जान ली थी और वो सच की खोज में निकल पड़े थे। He advocated the physical force was not necessary to fight the oppressor। यानी उन्होंने क्या कहा कि फिजिकल फोर्स यानी मसल पावर की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से लड़ने के लिए, कभी कभी दिमाग से भी खेलना पड़ता है। In 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system। तो 1916 में महात्मा गांधी कहाँ गए? बिहार गए। क्यों गए? ताकि जो वहाँ पे पीजेंट्स के साथ जो हो रहा था उसके अत्याचार को हटाने के लिए वो कहाँ गए? चंपारण गए। और उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ वहाँ पे सत्याग्रह किया और उसके खिलाफ मूवमेंट चलाया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी के पास आया कहाँ से? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? लंदन से या साउथ अफ्रीका से 1915 में। हिज हेरोइक फाइट फॉर इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वाज वेल नोन। तो उनकी किस चीज की चर्चा थी? इस चीज की चर्चा थी कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में काम किया लोग इंडियंस के लिए, वो एक हीरोइक फाइट थी, एज अ हीरो उन्हें माना जा रहा था। हिज नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन नोन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट। तो उनका जो क्या मेथड था कि बहुत सारी भीड़ के साथ इकट्ठा होकर सत्याग्रह करना, आंदोलन करना, वो क्या बहुत अच्छे रिजल्ट लाया साउथ अफ्रीका में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for truth। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप रट लीजिए, ये याद कर लीजिए, आपको पेपर में लिखने के लिए आसानी होगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था कि पावर ऑफ ट्रूथ, सच की ताकत को जानना, सत्य की ताकत को जानना और सत्य को खोजना, वही था सत्याग्रह का आइडिया। इन 1916 गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं कि 1916 में गांधी जी चंपारण गए, किसके? जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए। इन 1917 क्रॉप्स फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट लैंड एंड रेवेन्यू इंसिस्ट ऑफ इट्स फुल कलेक्शन। तो 1917 में क्या हुआ कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पे क्रॉप्स क्या हो गई? खराब हो गई। और जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि वो लैंड रेवेन्यू तो वैसे ही लेंगे जैसे वो ले ही रहे थे, उन्होंने उसमें कुछ कम नहीं किया। इन 1918 गांधी इंटरवीन्ड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद। इसके बाद क्या हुआ? 1918 में महात्मा गांधी ने क्या किया? जो वर्कर्स थे और मिल ओनर्स थे उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था,
और गांधी जी उनके बीच में पड़े, यानी उसको सुलझाने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा, ये एडवाइस टू वर्कर्स टू गो इन स्ट्राइक एंड डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस। उन्होंने क्या कहा वर्कर्स को कि आप स्ट्राइक पे चले जाइए, यानी हड़ताल पे चले जाइए, हम काम नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और 35% इंक्रीज इन वेजेस कहा, यानी जो उनकी तनख्वाह थी उसमें 35% इंक्रीज हो, मुनाफा हो, तब वो काम करेंगे। सत्याग्रह अबाउट गांधी जी टू क्लोज टच विद वर्कर्स इन अर्बन एरियाज। सत्याग्रह से क्या हुआ, सत्याग्रह से ये हुआ कि गांधी जी जो वर्कर्स अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे उनके क्लोज टच में आए। इसके बाद है द रोलेट एक्ट। When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council, inspiration of unanimous opposition of Indian members, Gandhi patience come to an end। यानी 1919 में जब उन्होंने क्या पास कर दिया, रोलेट एक्ट पास कर दिया, किसने, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और किसके बावजूद, जो इंडियन मेंबर्स हैं उनके अपोजिशन, उनके अपोज करने के बावजूद, तो गांधी जी का जो पेशेंस था वो खत्म हो गया, जो उन्होंने धैर्य रखा था वो उन्होंने खत्म कर दिया, भंग कर दिया। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ एंड वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। तो गांधी जी ने क्या कहा कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच इन अनजस्ट लॉज, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए इन जो अनजस्ट लॉज हैं इनके खिलाफ, यानी जो इन्होंने इन पे थोपा गया जो लॉज हैं उनके खिलाफ, विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और ये कैसे उन्होंने स्टार्ट की थी, 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ स्टार्ट किया था। 6 अप्रैल 1919 was observed as सत्याग्रह डे when people all over the country observed fast and हड़ताल। तो 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह का दिन था, जिस दिन सारे देश में क्या होना था, फास्ट और हड़ताल, यानी सब कोई लोग ना खाना खाएंगे ना कुछ काम करेंगे। ये 6 अप्रैल 1919 के दिन तय हुआ था। 1990 द कंट्री विटनेस द रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। और 1919 में ही क्या हुआ, रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इंडिया में, यानी जो लोग थे वो जागरूक हुए पॉलिटिक्स के प्रति, यानी अपने देश के प्रति वो जागरूक हो गए। Local leaders were picked up from अमृतसर and महात्मा गांधी was barred from entering Delhi। और उन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिश ने जो लोकल लीडर थे वो कहाँ से पिकअप किए, अमृतसर से पिकअप किए, और जो महात्मा गांधी थे उनको क्या किया, बैर कर दिया, यानी वो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं विदाउट ब्रिटिश की परमिशन के। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful provocation and provoking widespread attacks on banks। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में फायर, यानी जो पुलिस थी उन्होंने ओपन फायर कर दी, कहाँ के बीच में, पब्लिक में कर दी, और वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, और बैंक पे भी बहुत ज्यादा अटैक होने लगे लोगों के द्वारा। इसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो जो लोग थे वो कहाँ इकट्ठा हुए थे, जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए थे। पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रेप्रेसिव मेजर व्हाइल सम केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। कुछ लोग तो क्या थे, कुछ लोग तो सरकार का विरोध ही कर रहे थे जो उन्होंने एक्ट पास किया था उसके खिलाफ, और कुछ लोग क्या बैसाखी का जो मेला लगा था उसको देखने आए थे, उसमें चीजें खरीदने आए थे। जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। तो जनरल डायर क्या आया, जनरल डायर आया उस एरिया में, और जो मतलब भागने की जो जगहें थी वो सब क्या कर दी, ब्लॉक कर दी, और लोगों को क्या कर दिया, सीधा ओपन फायर कर दिया। उसमें लोग हजारों की या हजारों की संख्या में लोग मरे, क्योंकि उन्होंने ओपन फायर कर दिया और जहां से भागना था वहां तो दरवाजा बंद कर दिया, तो लोगों ने तो मरना ही था। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपुल। तो मतलब गवर्नमेंट क्या हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा रिप्रेशन, जो ब्रूटल तरीका था उन्होंने वो अपनाया लोगों को डराने के लिए। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड एंड क्राउल ऑन स्ट्रीट, डू सलाम सल्यूट टू ऑल साहिब। तो जो सत्याग्रह करे थे जितने भी लोग गांधी जी के साथ, उन सबका क्या हुआ, उन सब की नाक रगड़ाई गई जमीन पे, और उनको क्या किया, जो स्ट्रीट जो गलियां होती थी वहां भी चलाया गया और सलाम ठुकाया गया, जितने भी वो साहिब थे, यानी जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे उन सबको सलाम ठुकाया गया उनके द्वारा। खिलाफत मूवमेंट, रोलेट सत्याग्रह had been a widespread movement. It was still limited mostly to cities and towns। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था कि वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ये कहाँ था, फिर भी ये कहाँ तक लिमिटेड था, कुछ सिटीज और टाउन्स तक ही ये लिमिटेड था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट नीड अ लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि एक
ब्रॉड बेस्ड यानी एक बहुत बड़े मास लेवल पे हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर. तो लेकिन उन्हें क्या था, उन्हें इस बात का पता था कि ये मूवमेंट तब तक लॉन्च नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. तो पहला वर्ल्ड वार खत्म हो गया. कब हुआ? 1918 में खत्म हो गया और ऑटोमन टर्की उसमें हार गया. देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. तो उस टाइम क्या रूमर थे? ये रूमर थे कि उनपे जो ऑटोमन एम्पायर है उनपे बहुत ज्यादा ट्रीटी लगने वाली है, बहुत ज्यादा हार्श जो उनपे कंडीशंस लगने वाली हैं. और ऐसा क्यों था? क्या थे वो ऑटोमन एम्पायर? वो थे जो इस्लामिक वर्ल्ड हैं उसके स्पिरिचुअल हेड थे वो, यानी बहुत बड़े लेवल पे थे. द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी. तो जो इंडिया के मुस्लिम थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटेन वाले हैं, उनको क्या करेंगे? उनको फोर्स करेंगे कि वो अपनी टर्किश पॉलिसी को क्या कर दें? चेंज कर दें. अ खिलाफा कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहिनी. और खिलाफा कमेटी फॉर्म हुई किसके अंडर में? मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहिनी के अंडर में ये कमेटी फॉर्म हुई. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with महात्मा गांधी about possibility of united mass action on the issue. तो जो यंग जनरेशन के लोग थे, जो मुस्लिम लीडर्स थे, कौन कौन? जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो क्या डिस्कस करने लगे गांधी जी के साथ? वो डिस्कस करने लगे किस पॉसिबिलिटी पे कि एक मास एक्शन का, हम जो ये इशू हुआ है इसमें हम एक मास एक्शन ले, एक बड़ा एक्शन ले. डिफरिंग स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट. अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्ट्रैंड्स थे इस मूवमेंट के अंदर में वो क्या क्या थे. पहला, रेबिलियन इन कंट्री साइड. तो जो कंट्री साइड में रेबिलियन चल रहा था, यानी जो ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहे थे. फ्रॉम सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू कंट्री साइड. आफ्टर द वार द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो कंट्री साइड में स्प्रेड हो ही रहा था धीरे धीरे, लेकिन जो वार के साथ, जो वार खत्म हो गया था उसके साथ किसका स्ट्रगल बढ़ गया था? जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो ट्राइबल्स लोग थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, उनका क्या बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ गया था. वन मूवमेंट हियर वर वार अगेंस्ट तोलकदार लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट exorbitantly high rents and variety of other cheeses. तो इसके साथ ही क्या था? किसके खिलाफ मूवमेंट था ये? तोलकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये मूवमेंट था. कौन डिमांड कर रहे थे? जो पीजेंट से क्या डिमांड कर रहे थे? हाई रेंट और वेराइटी ऑफ अदर चीजें, यानी अलग अलग चीजें वो डिमांड कर रहे थे और हाई रेंट भी डिमांड कर रहे थे. पीजेंट हैड टू डू बेगार. तो पीजेंट को क्या करना पड़ता था? बेगार करना पड़ता था. पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू इन एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. तो जो पीजेंट थे उन्होंने क्या करना पड़ा? बेगार करना पड़ा. उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें जो रेवेन्यू वो दे रहे थे सरकार को उसमें कुछ कमी हो, जो बेगार है इसका कुछ एबोलिशन हो, सोशल बाइकआउट हो लैंडलॉर्ड का, यानी जो उनके ऊपर लैंड लॉर्ड हैं, जो उनके जमीन जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे उनका बाइकआउट हो. Oath Kisan Sahib was set up headed by Jawaharlal Nehru and other. Within a month over 300 branches had been set up by villagers. तो ओध किसान सभा किसने ये सेटअप किया और हेडेड किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप की इसका. और एक महीने के अंदर अंदर इसकी 300 ब्रांचेस और खुल गई थी जो कि विलेजर्स ने सेटअप की थी. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. तो जो ट्राइबल थे और पीजेंट लोग थे उनके लिए जो महात्मा गांधी का क्या था? स्वराज का जो आइडिया था वो कुछ अलग तरीके से था, जैसे कि लैंड लॉर्ड से मुक्ति पाना और बेगार का एबोलिशन होना, ये सब उनके लिए क्या था? स्वराज था. द कॉलोनियल गवर्नमेंट had closed large forest areas preventing from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel woods and fruits. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जो लार्ज जो फॉरेस्ट एरिया था उसमें क्या कर दिया? लोगों को मना कर दिया जाने से. तो वो अपने वहाँ जो पशु थे उन्हें चरा नहीं सकते थे, वो लकड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, फ्रूट नहीं इकट्ठा कर सकते थे. तो इससे क्या लोगों को बहुत इफेक्ट यानी दिक्कतें होने लग गई. अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special power. He asserted that India could be liberated only by use of force. तो अलौरी सीताराम राजू क्या थे? उन्होंने क्या क्लेम करा था कि उसके पास क्या है? बहुत सारी स्पेशल पावर हैं और वो क्या करते हैं?
वो क्या कर सकते हैं, इंडिया को कैसे लिबरेट, कैसे आज़ाद कर सकते हैं, केवल फोर्स से यूज करके, यानी लड़ाई करके ही केवल इंडिया आज़ाद हो सकता है। इसके बाद है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे, यानी खारिज कर देंगे। कब? 1922 में। द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह नीड प्रॉपर्ली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। और जो मूवमेंट था वो क्या हो गया था, बहुत जगह पे वायलेंट हो गया था, और सत्याग्रह क्या थे, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होने चाहिए, उनका जो स्ट्रगल है वो सही ढंग से हो। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within Congress to argue for return to council politics। और जो C.R. दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्वराज पार्टी फॉर्म की, किसके अंदर में, कांग्रेस के अंडर में, और आर्ग्यू किया किस पे, टू रिटर्न दी काउंसिल पॉलिटिक्स, यानी जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसके रिटर्न होने पे उन्होंने आर्ग्यू किया। सॉल्ट वॉज पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। इसके बाद गांधी जी को क्या आइडिया सूझा कि सॉल्ट क्या है, जो नमक है, वो किस चीज का पावरफुल सिंबल है, नेशन को यूनाइट करने का, नेशन को इकट्ठा करने का। सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। तो इसके बाद क्या शुरू होता है, सॉल्ट मार्च शुरू होता है, जो गांधी जी के क्या थे, 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, वो भी उनके साथ इस सॉल्ट मार्च में थे। फाइनली गांधी जी once again decided to call off the movement and enter into pact with Irvin on 5 मार्च 1931। फिर से गांधी जी ने क्या किया कि जो मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया, यानी उसको फिर से खारिज कर दिया, और किस में एंटर हो गए, पैक्ट में, एक हम कह सकते हैं एक ट्रीटी में, उन्होंने पॉलिसी में वो किसके साथ चले गए, इरविन के साथ चले गए। कब? 5 मार्च 1931 को। पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और जो पार्टिसिपेंट थे जो मूवमेंट के, उन्होंने क्या अलग अलग एंगल से देखा, जो पाटीदार हैं गुजरात के, जो जट हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। बिजनेस और जो कॉमर्शियल चीज थी उनके लिए उन्होंने क्या फॉर्म किया कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म की। कब? 1920 में। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और क्या फॉर्म किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म की, यानी FICCI ये भी फॉर्म की। गांधी कॉल टू अनटचेबल दैट इज हरिजन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो गांधी थी, यानी उस टाइम क्या था, इंडिया में छुआछूत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो गांधी जी ने जो अनटचेबल थे उन्हें क्या कहा, हरिजन कहा, यानी भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसके बाद है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी जो लोगों के अंदर एक साथ रहने की भावना या यूनिटी की भावना कैसे आई। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड when people belonging different region and communities begin to develop a sense of collective belongings। The identity of nation is most often symbolized in a figure or image। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो लोगों में क्या हुआ, डिफरेंट रीजन और डिफरेंट कम्युनिटी से कैसे डेवलप हुआ, कलेक्टिव बिलोंगिंग से, यानी यूनाइट होके हुआ, यानी एक नेशन की आइडेंटिटी उन्हें समझ में आने लग गई, फिगर समझ में आने लग गया, इमेज समझ में आने लगी कि नेशन होता क्या चीज है, क्या नेशन से अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या फायदा होंगे। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। यानी जो भारत माता की सबसे पहली इमेज थी वो किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। कब? 1870 में। व्हेन ही रोट वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड। जब उन्होंने क्या लिखा, वंदे मातरम, यानी अवर नेशनल सॉन्ग उन्होंने लिखा। कब? हमारी भारत माता के लिए 1870 में। इंडियन फोक सॉन्ग एंड folk songs and folk sung by boats played an important role in making idea of nationalism। यानी जो इंडियन फोक सॉन्ग थे, यानी जो लोकल गाने थे, वो प्ले किए गए ताकि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म हो वो लोगों के अंदर जागे। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, इन मद्रास नतेशा शास्त्री कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग विच लेड मूवमेंट ऑफ फोक रिवाइवल। यानी बंगाल में कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी जो कविताएं थी, और जो मद्रास में नतेशा शास्त्री थी, इनकी जो लोक कथाएं, लोक गीत, इन सब चीजों से क्या हुआ, लोग जागने लगे, लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग वर डिजाइन इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ कि एक ट्राई कलर झंडा बनाया गया। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस एंड क्रिस्चियन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इस पे क्या थे, 8 कमल थे, जो कि 8 जो प्रोविंसेस थी वहां उन्हें दर्शाए गए थे।
और एक मून था जो क्या दर्शा रहा था, हिंदू मुस्लिम को दिखा रहा था। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कैसे क्रिएट की जा रही थी, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री थी उसको री इंटरप्रिटर करके, यानी लोगों को दोबारा बता के वो जगाई जा रही थी। नेशनलिस्ट राइटर्स urged the readers to take pride in India's greatest achievement in past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। तो नेशनलिस्ट राइटर ने क्या किया, उन्होंने जो रीडर थे इंडिया के, उन्हें क्या दिलाया, गौरवान्वित किया कि जो भारत का अचीवमेंट है पास्ट में, और जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने मिजरेबल, जो उन्होंने बुरी कंडीशन झेली है, किसके अंडर में, ब्रिटिश रूल के अंडर में। इन सब चीजों से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आई, यानी लोगों के अंदर किस चीज की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई, और 1947 में फिर भारत आजाद हो गया। तो इसी के साथ ही नेशनलिज्म इन इंडिया होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।